नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। देखिए, आज मैं आपके लिए एसआई भर्ती के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की मैराथन क्लास लेके आया हूं। इस एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हम पूरे की पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस का रिवीजन करेंगे। एक ही क्लास में मैं आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज करवा दूंगा जो एसआई भर्ती के सिलेबस में लिखी हुई हैं। एसआई से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर, उनके पीवाईक्यू जो मैं लेके आया हूँ, एक ही क्लास में हम 5-5, 7-7 पीवाईक्यू करते हुए हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और लगभग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हर एक चैप्टर के 5-7 क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक क्लास और लेके आऊँगा, लेकिन कोशिश है कि इस एक ही क्लास में आपको सारे चैप्टर रिवाइज करवा दिए जाए। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर क्लास में मजा आए, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस का आपको पता है, एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं और नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके बाद में सीआई और एसआई है, उसके बाद में परसेंटेज हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा और नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x माइनस वाई पता कीजिए। इफ द सम ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये इवन प्राइम नहीं है, इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज x एंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स इज y, देन x माइनस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अगर यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको नंबर्स का चैप्टर पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बताया था कि नंबर्स के अंदर ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और उसमें मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि ये जो 2 है, 2 है, ये 2 ओनली ऐसा नंबर होता है जो इवन होते हुए भी क्या है? प्राइम नंबर है। एकमात्र ऐसी संख्या जो जो सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ओनली 2, 2, ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन होते हुए प्राइम है, जो सम होते हुए भी अभाज्य है। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, प्राइम नंबर्स की अगर बात करें, तो प्राइम नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, इस टाइप से प्राइम नंबर चलते हैं। बाकी के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, विषम होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर इसकी आप कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब इन्फिनिट तक चलेगी प्राइम नंबर। अगर टोटल प्राइम नंबर्स आप देखोगे, सभी अभाज्य संख्याएं देखोगे तो अनंत तक जाएगी और अनंत तक की संख्याओं का आप योग नहीं कर सकते, यहाँ सम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ कॉमन सेंस की जरूरत है, बेसिक सा नॉलेज अगर आपको पता है नंबर्स के बारे में, अगर इस 2 की क्वालिटीज आपको पता है, इस नंबर की क्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन ने क्या कहा? ऑल प्राइम नंबर्स सम, तो सभी प्राइम नंबर्स जो है उनका सम क्या है? x है। तो ऑल प्राइम नंबर सम जो है वो x है। अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन ने इनका सम बताया है x। और क्वेश्चन ने क्या कहा? सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर है उनका सम y है। तो y क्या होगा? इस 2 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो ऑड प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 3, 5, 7, 11, यस, इनका सम जो है वो y है। अब क्वेश्चन ने कहा कि x माइनस वाई को फाइंड कीजिए। अगर इनके सम में से इनके सम को माइनस करें तो हमें पता है बाकी के जो सारे के सारे नंबर है वो सेम है। अगर हम इनके सम में से इनको माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 5, 7 से 7, 11 से 11 और इनफिनिटी तक आगे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी आगे सारे के सारे ऑड नंबर आएंगे और इसमें तो ऑलरेडी ऑड नंबर है ही।
अब यहां इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, ओनली 2 का। क्यों? क्योंकि एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, बाकी सारी विषम है। इसमें भी सारी विषम है, विषम से विषम कैंसिल हो जाएगी, केवल और केवल क्या बचेगा, 2। तो x माइनस वाई जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है नंबर्स के बारे में, और ये बातें मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताई है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। प्रश्न क्या रहा है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए, इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स is excluded and the difference between the remaining 2 prime numbers is 36। क्वेश्चन क्या रहा है, अगर इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर 36 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए, अगर नंबर्स के बारे में बेसिक नॉलेज है तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी क्रैक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी 3 नंबर है, तीनों के तीनों प्राइम है, एक x है, एक y है और एक z है। इन तीनों का सम कितना आएगा, 100। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 100 है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, सम है कि विषम है? तो आप कहोगे जी ये सम है, इवन नंबर है। ये क्या है, सम है, इवन नंबर है। और क्वेश्चन ने कहा कि ये जिन तीनों का सम है वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं मोस्टली ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। एक 2 होता है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, बाकी इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती है 2 के अलावा। अब अगर इन तीनों को हम कहें कि ये प्राइम नंबर है और इन तीनों का सम 100 जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो इवन होना चाहिए। क्योंकि अगर तीनों ऑड नंबर होते तो 3 ऑड नंबर्स का सम कभी इवन नहीं होता, ऑड ही होता है। अगर ये तीनों विषम संख्याएं होती तो 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, सम कभी नहीं होता। अगर इनका योग सम है तो इसका मतलब इन तीनों में से एक संख्या सम होगी। अगर ये इवन नंबर है इनका सम, तो इन तीनों में से एक नंबर इवन होगा, ये कंफर्म है। और हम जानते हैं कि अगर ये प्राइम नंबर है और प्राइम होते हुए भी कोई एक नंबर इवन होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ओनली 2 ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। अगर इन तीनों में से कोई एक संख्या सम होगी तभी इनका योग 100 आना है, अदरवाइज इनका सम योग जो है वो 100 नहीं हो सकता। और इन तीनों में से अगर कोई एक संख्या सम होगी जो कि प्राइम नंबर होते हुए भी सम हो तो वो संख्या कौन सी होती है, 2। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि एक संख्या 2 है। अब इसका हमें पता नहीं है कि ये क्या है, इसका भी हमें पता नहीं है कि ये क्या है, और इन तीनों का सम जो है वो 100 है। अगर 2 को इक्वल से दूसरी साइड भेज दें तो ये y प्लस जेड इक्वल टू 100, ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y प्लस जेड इक्वल टू 98। आपके पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से ही होती है, पहला प्राइम नंबर ही 2 होता है। और अगर अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है तो पहली अभाज्य संख्या 2 है। और ये कैसे पता चला कि ये 2 ही है, तो हमें पता है कि अगर इन तीनों का योग सम है तो इन तीनों में से एक संख्या सम होगी, और सम होते हुए भी अभाज्य संख्या ओनली 2 होता है, तो इसका मतलब एक संख्या 2 है, ये कंफर्म हो गया। अगर ये सबसे छोटी संख्या हम हटा दें तो बाकी की दोनों संख्याओं का जो योग बचेगा वो कितना बचेगा, 98। बाकी 2 नंबर्स का जो सम होगा वो 98 होगा। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया, कोई 2 नंबर है, उनका सम आपके पास है, इन दोनों नंबर्स का योग जो है वो 98 है। और क्वेश्चन ने क्या कहा, दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर, बची हुई दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर जो है वो 36 है। योग आपके पास है, अंतर भी आपके पास है, और इस पे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और बहुत अच्छे से क्लास में मैंने बताया है कि जब भी किन्हीं 2 संख्याओं का योग आपके पास हो और जब भी किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर आपके पास हो तो वहां बहुत ही आसानी से आप दोनों संख्याएं पता कर सकते हैं कि वे दोनों संख्याएं क्या होगी। अब क्वेश्चन ने हमें यह बता दिया कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 98 है, सम ऑफ 2 नंबर्स 98।
और दोनों का डिफरेंस जो है वो 36 है। अगर किन्हीं दो नंबर्स का सम आपको गिवन हो, डिफरेंस आपको गिवन हो, तो वहां ना तो कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत है और ना ही ज्यादा कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। वहां किसी भी प्रकार की कोई समीकरण नहीं बनानी, ना ही कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी। अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग आपके पास होता है, अंतर आपके पास होता है, तो आप वो दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? अगर इनमें से आपको बड़े वाली संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 98 + 36 बटा 2। अगर बड़े वाली संख्या चाहिए तो योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और अगर छोटे वाली संख्या चाहिए तो योग और अंतर को घटा के 2 का भाग लगा दो। तो यहां 98 और 36 का योग करोगे तो 134 बटा 2। 134 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 यानी 67। तो बड़े वाला नंबर हमारे पास क्या आएगा? 67 आएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 67। अगर आपको चाहिए छोटे वाली संख्या, इसी क्वेश्चन में सपोज दैट क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछ लेता कि इन दोनों में से छोटी संख्या बताओ, तो हम कैसे बताते? तो छोटी संख्या अगर पूछ लेता तो हमें छोटी संख्या पता करने के लिए क्या करते? योग और अंतर को घटा के 2 का भाग लगा देंगे। 98 और 36 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या बचेगा? 62/2। आंसर आएगा 31। तो दूसरा नंबर क्या है छोटे वाला? 31। अब तीनों नंबर हमें पता चल गए। फर्स्ट नंबर 2 था, सेकंड नंबर 31 था, और थर्ड नंबर हमारे पास क्या था? 67 था। ये तीनों नंबर थे, तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों का सम जो है वो 100 रहेगा। तो ध्यान रखना, इसके लिए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और पहले भी बताया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं जब भी किन्हीं दो नंबर्स का सम आपको गिवन हो, किन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस आपको गिवन हो, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। जब भी दो संख्याओं का योग आपके पास है, जब भी दो संख्याओं का अंतर आपके पास है, तो उन दोनों में से बड़े वाली संख्या क्या होगी, छोटे वाली संख्या क्या होगी, बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन तो अलजेब्रा में इक्वेशन के रूप में भी मिलेंगे आपको। बीजगणित के अंदर समीकरणों के रूप में भी कई बार प्रश्न मिलते हैं। आपको कह दिया जाता है कि यदि x + y 20 है और x - y 2 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्योंकि दो नंबर्स का सम आपको गिवन है, दो नंबर्स का डिफरेंस आपको गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, चाहे तो इक्वेशन बनी हुई हो और चाहे विदाउट इक्वेशन, जैसे अब की बार इस क्वेश्चन में आया था, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, दो संख्याओं का योग आपके पास हो, दो संख्याओं का अंतर आपके पास हो, तो बड़ी संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पता करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। 20 + 2/2, आंसर आ जाएगा 22/2 यानी 11। बड़े वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे 11 होगी। और अगर छोटे वाली संख्या आपको चाहिए, तो छोटे वाली संख्या पता करने के लिए हम, स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बराबर दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो। 20 - 2/2 यानी 18/2। आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये छोटी संख्या है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 11, और y की वैल्यू क्या आएगी, 9। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है आप इस टाइप से कर सकते हो। जब भी किन्हीं दो संख्याओं का योग आपके पास हो, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर आपके पास हो, तो आप दोनों के योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। लार्जेस्ट नंबर फाइंड हो जाता है, बड़ी संख्या पता चल जाती है। दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा दो, स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता चल जाता है, छोटी संख्या आप पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ज़्यादा हम अपने कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, फटाफट रिवीजन करना है, वरना कमेंट पे ध्यान देने लग गए तो रिवीजन नहीं हो पाएगा एक क्लास में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ पूछा है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, 1 1/4, 1 2/3, 2 1/2, इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से बताया है मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाया है, और उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप एलसीएम एचसीएफ इजीली फाइंड कर सकते हो। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 1/4, सेकंड नंबर है हमारे पास 1 2/3, और थर्ड नंबर है हमारे पास 2 1/2।
सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाले नंबर को ऐड करना होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 और ऊपर वाले को ऐड करोगे तो 5/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो तो 5/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 और ऊपर वाले को ऐड कर दो तो 5/2। ये आपके पास एक सिंपल फ्रैक्शन बन गई। जैसे ही आपके पास सिंपल फ्रैक्शन बन गई तो फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया है। जब भी फ्रैक्शंस की बात आती है और हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी बात फ्रैक्शन की आती है तो चाहे एलसीएम फाइंड करना पड़े चाहे एचसीएफ फाइंड करना पड़े, क्वेश्चन वाला कोई एक चीज पूछेगा लेकिन आपको दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ एलसीएम भी फाइंड करना पड़ेगा और एचसीएफ भी फाइंड करना पड़ेगा। भले ही क्वेश्चन ने एलसीएम पूछा है तो भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने पड़ते हैं। अगर प्रश्न वाले ने एचसीएफ पूछा है तो भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने पड़ते हैं फ्रैक्शन के केस में। जब भी भिन्नों की बात आती है तो भिन्न का चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, पूछता कोई एक चीज है लेकिन ज्ञात दोनों करनी पड़ती है। कैसे, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हमें न्यूमरेटर का तो एलसीएम बताना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंश का लैसे एलसीएम बटा हर का में से एचसीएफ। जो वैल्यू क्वेश्चन वाले ने पूछी है ऊपर वाले नंबर्स की तो वही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अपॉन वाले नंबर्स का उल्टी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर एलसीएम पूछा है तो आप न्यूमरेटर का तो एलसीएम फाइंड करोगे लेकिन अपॉन में डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करोगे, तब जाके इन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकलेगा। अगर इसी में आपको एचसीएफ पूछ लिया जाए तो आप एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जो वैल्यू पूछी है प्रायोरिटी उसी को देनी है। ऊपर वाले नंबर की वही वैल्यू फाइंड करनी है जो पूछ रखी है, लेकिन अपॉन वाले नंबर्स की उल्टी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन वाले ने एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम यानी अंश का लेस है। अगर क्वेश्चन ने एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड करना है यानी अंश का में से पता करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का यानी न्यूमरेटर का ऊपर वाले नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे अंश का में से यानी एचसीएफ बटा हर का लेस है यानी एलसीएम। ऊपर वाले नंबर की तो वही वैल्यू फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन ने पूछी है, लेकिन अपॉन वाले नंबर की उल्टी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फ्रैक्शंस के केस में होता है, चाहे क्वेश्चन वाला एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एलसीएम, और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर का यानी ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम बताना है। 5 5 5 तीनों जगह 5 है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 5 अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करना है, नीचे वाली संख्याओं का में से पता करना है। तो 4 3 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ मींस कॉमन नंबर। 4 3 और 2 में कॉमन नंबर क्या रहेगा 1, तो 5/1 आंसर कितना आ जाएगा 5। ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आएगा 5। अगर इसी प्रश्न में आपको एचसीएफ फाइंड करने को कह देता तो यहां एचसीएफ कितना आता, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। 5 5 5 तीनों में कॉमन क्या है 5, तो एचसीएफ 5 अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम फाइंड करते 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो आंसर आ जाता 5/12 एचसीएफ के केस में। लेकिन एलसीएम फाइंड करना है तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बार जमादार वाले में भी पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जमादार वाले पेपर में। ये जरूरी नहीं है कि सिंपल नंबर्स या फ्रैक्शंस का ही आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना पड़े, पावर वाले नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ भी पूछा जाता है। अब की बार जमादार के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, पावर वाले नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ 3 नंबर्स है आपके पास, 3 संख्याएं हैं आपके पास और तीनों संख्याएं पावर वाली हैं। पहली संख्या है 12 की पावर 16, दूसरी संख्या है 18 की पावर 15 और तीसरी संख्या है 30 की पावर 18। फर्स्ट नंबर क्या है 12 रेज़ टू पावर 16, सेकंड नंबर क्या है 18 रेज़ टू पावर 15 और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 30 रेज़ टू पावर 18। इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो ध्यान रखना बहुत ही आसान होता है पावर वाले नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। अगर आपको यहाँ एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आप फैक्टर मेथड से
इनको सॉल्व करोगे, पावर वाले नंबर्स को इनके फैक्टर करोगे गुणनखंड विधि से, जैसे मैंने प्राइम फैक्टर में आपको बताया था कि कैसे प्राइम फैक्टर करने होते हैं, उसी टाइप से, उसी फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड करोगे और इन संख्याओं को गुणनखंडों में व्यक्त करोगे। कैसे? देखिए, हमारे पास पहला नंबर क्या है, 12 रेज़ टू पावर 16। इसके फैक्टर कर लो, 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे ही हमने प्राइम फैक्टर कर लिए तो 12 को हमने इस रूप में लिख दिया है, मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 12 को, और इसकी पावर कितनी है, 16, क्योंकि 12 की पावर कितनी थी, 16, तो इसकी भी पावर 16 है। अब यहां देखिए 2 जो आया है वो 2 टाइम आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम 2 बार आया है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। और 3 एक ही बार आया है तो 3 की पावर 1। कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है उतनी ही उसकी पावर होती है। तो 2 बार गुणा में लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 है, 3 एक ही बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 1 है। जितने टाइम मल्टीप्लाई में होता है उसकी पावर उतनी है, और इसकी पावर कितनी है, 16। अब इंडिसेज एंड सर्स का एक रूल होता है, घातांक और करनी का एक नियम होता है, और वो नियम क्या होता है कि जब एक ही संख्या की पावर 2 बार हो, एक ही नंबर की पावर मोर देन 1 टाइम हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक बार होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एक ही संख्या की पावर 2 बार होती है या ज़्यादा बार होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 भी है और 16 भी है, तो दोनों की पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर 2 भी है, 16 भी है, तो 16 का 2 से गुणा होगा तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 32, गुणा 3 की पावर 1 भी है और 16 भी है, तो 16 का 1 से गुणा होगा तो 3 की पावर 16। ये लो, हमने 12 रेज़ टू पावर 16 को तोड़ दिया है, विभाजित कर दिया है, खंडों में व्यक्त कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है, और इसके टुकड़े क्या बने, 2 रेज़ टू पावर 32 और 3 रेज़ टू पावर 16। इसी टाइप से आप 18 को, इसी टाइप से आप 30 को भी चेंज कर लीजिए। अगर 18 की बात करें तो 18 रेज़ टू पावर 15, 18 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 3, और इसकी पावर कितनी है, 15। 2 1 टाइम आया है तो 2 की पावर 1, 3 2 टाइम आया है तो 3 रेज़ टू पावर 2, और इसकी ऑलरेडी पे पावर कितनी है, 15। सॉल्व करो, 2 रेज़ टू पावर 1 भी है, 15 भी है, 15 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 15। 2 रेज़ टू पावर 3 भी, 3 रेज़ टू पावर 2 भी है, 15 भी है, 2 का 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेज़ टू पावर 30। इसी टाइप से आप 30 को चेंज कर लो, 30 रेज़ टू पावर 18, 30 के अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 15 3 से डिवाइड करो, 5 और 5 से डिवाइड करो, 1। पावर कितनी है, 18। सॉल्व कीजिए, 2 सिंगल टाइम आया है तो 1, 3 सिंगल टाइम आया है तो 1, और 5 सिंगल टाइम आया है तो 1, और इनकी पावर ऑलरेडी कितनी है, 18। मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेज़ टू पावर 18 इंटू 3 रेज़ टू पावर 18 इंटू 5 रेज़ टू पावर 18। अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ का खेल स्टार्ट होता है, यहां से गेम स्टार्ट होता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का। यहां से एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, हमें इन नंबर्स को देखना है और इनके अकॉर्डिंग एलसीएम एचसीएफ बताना है। जब भी पावर वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमेशा याद रखना, अगर एलसीएम फाइंड करना है तो यहां जितने भी नंबर आए हैं उन सारे नंबर्स को एक एक बार लिखना है। इनमें जितने भी नंबर्स आए हैं, जितनी भी संख्याएं आई हैं, उन सारी संख्याओं को एक एक बार लिखिए। तो देखिए क्या आया है, यहाँ 2 आया है तो 2 को लिखिए, और क्या आया है, 3 आया है तो 3 को लिखिए, और क्या आया है, 2 आया है तो 2 हमने लिख रखा है, 3 को भी हमने लिख दिया, इसमें भी 2 है लिख दिया, 3 है लिख दिया, एक एक बार ही लिखना है। लेकिन एक 5 और आया है तो इसको भी लिखिए। जो भी नंबर यहाँ यूज हुआ है इनके फैक्टर्स में, तीनों के फैक्टर्स में, उन सारे नंबर्स को एक एक बार लिखना है। यहाँ 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, तो हमने तीनों को 1 टाइम लिख लिया, एक एक बार लिख लिया। और अगर बात आती है एलसीएम की, जब भी बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आता है, और अगर बड़ा नंबर आता है तो यहां हमें मैक्सिमम पावर यूज करनी होती है। तो
तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर यूज करनी है। यहाँ 2 की पावर कितनी है 32, यहाँ है 15 और यहाँ है 18। तो इन तीनों में से 2 की जो सबसे बड़ी पावर है उसको यहाँ लगा दीजिए। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है 32। तो हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 32। अब 3 की सबसे बड़ी पावर, तो ये इसमें 16 है, इसमें 30 है, इसमें 18 है, तो बड़े वाली पावर कौन सी है 30। तो 3 की पावर 30 लगा दो। और 5 की सबसे बड़ी पावर 18 है, तो 5 एक ही बार है, तो इसकी पावर 18 लगा दो। तो आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 32, 3 रेज़ टू पावर 30 और 5 रेज़ टू पावर 18। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, सारे नंबर्स को एक एक बार यूज करने होते हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ आए हैं एक एक बार लिखना है और उनकी मैक्सिमम पावर का यूज करना है, अधिकतम पावर यूज करनी है, अधिकतम पावर का प्रयोग करना है। तो एलसीएम में हमने सारे नंबर्स को एक एक बार लिखा और उनकी मैक्सिमम पावर यूज कर ली। अगर इसी प्रश्न में आपको एचसीएफ फाइंड करना होता तो आप क्या करते? अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना होता तो एचसीएफ के लिए देखिए हम क्या करते। एचसीएफ के लिए हम क्या यूज करते, एचसीएफ के लिए हमें केवल कॉमन नंबर्स का यूज करना होता है, क्योंकि एचसीएफ का मीन्स होता है कॉमन नंबर। एचसीएफ का मतलब यही होता है कॉमन संख्या। तो इन तीनों के फैक्टर में जो नंबर कॉमन आए हैं वही यूज करने हैं। एलसीएम में तो सारे नंबर यूज करने हैं, लेकिन एचसीएफ में मैसे में केवल कॉमन नंबर्स का यूज करना है। कॉमन नंबर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन क्या आया है 2। और कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कॉमन 3 भी है। और कॉमन क्या है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। तो एचसीएफ के लिए केवल ओनली कॉमन नंबर यूज करने हैं और एलसीएम के लिए सारे नंबर यूज करने हैं। एलसीएम में हमने क्या किया, मैक्सिमम पावर यूज की, लेकिन एचसीएफ में हमें क्या करनी है, मिनिमम पावर यूज करनी है, सबसे कम वाली पावर यूज करनी है, सबसे छोटे वाली पावर का यूज करना है। तो 2 की सबसे छोटे वाली पावर देखिए, इसमें 32 है, इसमें 15 है, इसमें 18 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी 15। तो 2 की पावर 15। और 3 की सबसे छोटी पावर, इसमें 16 है, इसमें 30 है, इसमें 18 है, तो सबसे छोटी पावर 16। तो ये एचसीएफ हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 15 इंटू 3 रेज़ टू पावर 16। ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो जब भी पावर वाले नंबर्स आते हैं और उनमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फैक्टर मेथड का यूज करते हुए उनके फैक्टर्स बनाओगे। जैसे ही फैक्टर बन गए तो अब इन नंबर्स में एलसीएम एचसीएफ निकालोगे। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए सारे के सारे नंबर एक एक बार यूज करने हैं और उसकी मैक्सिमम पावर यूज करनी है। एचसीएफ के केस में, मैसे के केस में, महत्तम समापवर्तक के केस में हमें क्या करना है, केवल कॉमन नंबर यूज करने हैं जो सब में कॉमन आए हैं और उनकी मिनिमम पावर का यूज करना है। कम से कम वाली पावर रखनी है, छोटे वाली पावर रखनी है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या रहा है, 2 संख्याओं का एलसीएम 24 है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड द एचसीएफ इज 2। 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएम तो है 24 और एचसीएफ कितना है 2। क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द 2 नंबर्स इज 8 व्हाट विल बी द अदर नंबर। अगर दोनों में से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, मैंने आपको जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनता है और उसको बना के भी बताया था कि कैसे बनता है। और इसमें फॉर्मूला क्या बताया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमारे पास 4 चीजें होती हैं। एक होती है पहली संख्या, दूसरी होती है दूसरी संख्या। कोई भी 2 नंबर होते हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 2 तो नंबर हो गए, फिर उनका एक एलसीएम हो गया, फिर एक उनका एचसीएफ हो गया और इन चारों में एक कॉम्बिनेशन बनता है। और कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल होगा किसके, इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। जब भी हम कोई 2 संख्याएं लेते हैं उनका लसे और मैसे ज्ञात करते हैं तो इन चारों चीजों में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक संबंध बनता है। और वो संबंध क्या बनता है, पहली दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो इनका गुणनफल जो है वो इनके लसे और मैसे के गुणनफल के सदैव बराबर होता है, ये याद रखना। तो यहाँ ओनली एक ही फॉर्मूला बनता है पूरे चैप्टर में और वो फॉर्मूला क्या बनता है, अगर उसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, पहली संख्या, क्योंकि 2 संख्याएं होगी हमारे पास, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
लेस है गुणा मेस है। कोई भी दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब जब भी एग्जाम में इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, इन चारों में से कोई दो इकाइयां आपको दी जाएगी, कोई दो चीजें आपको दी जाएगी और तीन चीजें दी जाएगी और एक चीज आपसे पूछी जाएगी। अब तीन चीजें कौन सी होगी, वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई तो हम बड़ी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या करेगा, इन दोनों में से एक कोई भी संख्या दे देगा और उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको बता देगा। वहां से आपको दूसरी संख्या पूछेगा। प्रश्न वाला इन चारों में से कोई तीन चीजें के एक चीज पूछेगा तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इस पैटर्न में, इस मेथड में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। जो जो चीजें दे रखी है, जो जो गिवन है, उनको यहां पुट कीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। तो सुनिए, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, एक संख्या 8 है तो पहली संख्या की जगह 8 लिख दो। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो x लिख दो। एलसीएम क्वेश्चन ने दे रखा है 24 और एचसीएफ भी गिवन है 2। सॉल्व कर दो, जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए, जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह x रख दो और कैलकुलेशन कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 8 गुना में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस 8 को दूसरी तरफ भेज दो, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 सॉल्व करोगे तो 8 3 जा 24 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6। तो आंसर कितना आ गया 6। x का मान आ गया 6 और x हमने क्या मान रखी थी, दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 6 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने साथियों को भेज दीजिए, क्या पता आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ, क्वेश्चन ने क्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ, उनके एलसीएम का 1/56 है। ऐसा क्वेश्चन पीछे एचएम के एग्जाम में आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन। हेडमास्टर का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था सेम ऐसा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो गौर करना इस प्रश्न में। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है उनके एलसीएम का 1/56 गुणा है, 1/56 मल्टीपल है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 2565 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो क्वेश्चन ने दे रखा है कितना, 2565। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या रहा है कि यदि दोनों में से एक संख्या 315 हो, एक नंबर जो है वो 315 है, तो आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, दूसरी संख्या पता करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी दो संख्याओं में से एक संख्या आपके पास और दूसरी संख्या पता करनी हो तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसने एक नंबर तो हमें दे रखा है 315 और सेकंड नंबर हम x मान लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है। एलसीएम हमारे पास नहीं है, एचसीएफ हमारे पास नहीं है, प्रॉपर न तो एलसीएम दे रखा है और ना ही एचसीएफ दे रखा है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ गिवन होता, अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया होता तो हम एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देते और कैलकुलेशन कर देते, लेकिन यहाँ ना तो एलसीएम है और ना ही एचसीएफ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने पड़ेंगे। जब तक एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास नहीं आते हैं तब तक हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान से देखिए। एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ये ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दो मेथड बता रहा हूँ। एक तो प्रॉपर मेथड होता है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का कि एक्स मान के इसको सॉल्व कर लें। एक दूसरा मेथड होता है विदाउट एक्स भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और विदाउट एक्स अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हम यहाँ रेशो से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/15 मल्टीपल है, तो एक तरफ लिखिए एलसीएम और एक तरफ लिखिए एचसीएफ। और जब मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास आ गई
भिन्न अगर आपके पास आ गई तो फ्रैक्शन का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, रेशियो। भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अनुपात। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आपको दिखाई दे आप तुरंत उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, वो रेशियो ही होता है। और रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो वहां से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आप रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब प्रश्न ने दे रखा है कि HCF उनके एलसीएम का 1/56 गुना है। तो ये जो 1/56 दे रखा है, ये जो फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न दे रखी है, इसी को रेशियो मानना है, यही रेशियो है। तो जो बड़े वाली वैल्यू है वो एलसीएम होती है और छोटे वाली वैल्यू जो होती है वो HCF होती है। तो एलसीएम और HCF का रेशियो आ गया 56:1। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एलसीएम और HCF का सम दे रखा है, योग दे रखा है क्वेश्चन ने। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 2565। दोनों का योग दे रखा है 2565। अब रेशियो प्रोपोर्शन में एक खास बात मैंने आपको बताई थी, वो ये कि जैसा कार्य क्वेश्चन वाला करता है बिल्कुल वैसा का वैसा कार्य हमें करना है। प्रश्न वाले की नकल करनी है, उसको फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। अगर क्वेश्चन ने सम दे रखा है तो आपको भी सम करना है। अगर प्रश्न वाले ने योग दिया है तो आपको भी योग ही करना है। अगर प्रश्न वाले ने अंतर दे रखा है तो आपको भी अंतर करना है। अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो आपको भी मल्टीप्लाई करना है। जैसा कार्य क्वेश्चन ने किया है बिल्कुल वैसा कार्य आपको करना है, उसको फॉलो करना है। प्रश्न ने क्या दे दिया, इन दोनों का अनुपात दे रखा है और इनका योग दे रखा है। अगर क्वेश्चन वाले ने योग दिया है तो आप भी योग कर दीजिए, लेकिन आप किसका योग करेंगे, तो जो कार्य प्रश्न वाले ने किया है वही कार्य आपको करना है, लेकिन किसके साथ, अनुपातों के साथ। तो जो कार्य प्रश्न ने किया है वही कार्य आपको अनुपातों के साथ करना है। अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है, सम दे रखा है, तो आप रेशियो का सम कर दीजिए, अनुपातों का योग कर दीजिए। अगर क्वेश्चन ने डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो आप रेशियो में डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, आप अनुपातों में अंतर पता कर लीजिए। जैसा कार्य क्वेश्चन ने कहा है वैसा ही करना है। प्रश्न ने कहा है कि इन दोनों का योग 2565 है, लेकिन अगर हम इनका योग करके देखें तो हमारे अकॉर्डिंग इनका योग कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 57 रेशियो, 57 अनुपात। हमारे अनुसार तो इनका योग बन रहा है 57 अनुपात, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2565 होना चाहिए। इसका मतलब हमारे 57 अनुपातों का मान इनके 2565 के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2565/57। डिवाइड कर दो, 19 से कट कर दो, 19 तिया 57, इसको 19 से कट दो, 19 से कम 19, बच गए 6, 66, 19 तिया 57, बच गए 9, 19 5 95। ये लो 3 से फिर कट कर दीजिए, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 45। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 45। जैसे ही एक अनुपात की वैल्यू आ गई, अब आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। एक अनुपात की वैल्यू आपके पास है, आप किसी भी अनुपात से गुणा करो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए एलसीएम, अगर आपको चाहिए एलसीएम तो आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको चाहिए एचसीएफ तो आप एचसीएफ के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसकी वैल्यू चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर दो। हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के पास रेशियो कितना है, एलसीएम के पास अनुपात है 56। एक अनुपात का मान 45 है, तो 56 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, आप 45 का 56 से गुणा कर दो, 6 5 30, बच गए 3, 5 5 25, 4 6 24, 49 और 3 52, 5 और 4 5 20 और 5 2520। ये लो एक अनुपात, एलसीएम की वैल्यू आ गई 2520। अगर आपको चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ के पास अनुपात कितना है, 1, और एक अनुपात का मान 45 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 45। ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। जैसे ही एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ गया, तो आप इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दीजिए। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मेट क्या बनता है, फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने दे रखा है 315। सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमने फाइंड कर रखा है, पता कर रखा है 2520, और एचसीएफ हमने अभी अभी पता किया है 45। सॉल्व कर दो, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वस टू ये 315 उधर जाएगा तो 2520 गुणा 45, और ये 315 इधर जाएगा तो डिवाइड में। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से कट कर दो 9, इसको 5 से कट करोगे तो 6 और 3, 9 से फिर कट कर दो 7,
7 से डिवाइड कर दो 25, 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, 7 6 42, 360 आंसर आ गया 360। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा 360 आएगा, ये आपका सेकंड नंबर है। क्वेश्चन ने पूछा था कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी 360 आएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। तो आप यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड करोगे। जैसे ही एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और सेकंड नंबर फाइंड कर दोगे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको दोनों में से एक नंबर प्रॉपर गिवन हो और उसका एलसीएम एचसीएफ भी प्रॉपर गिवन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एलसीएम एचसीएफ प्रॉपर नहीं होता है, तो वहाँ से हमें एलसीएम एचसीएफ पहले फाइंड करना पड़ता है, पहले पता करना पड़ता है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ती है। और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ एक्स मान के भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि प्रश्न ने कहा है कि एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 1/56 गुणा है, तो एचसीएफ को एक्स मान लो, एलसीएम x/56 आ गया। दोनों का सम करो, x और x/56 का सम करोगे तो 57x/56 बनेगा। इसको 2565 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू आएगी, x से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी एलसीएम और एचसीएफ का। तो आप यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और विदाउट रेशियो प्रोपोर्शन के करना चाहो तो x मान के भी इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, रेशियो पे ही डिपेंड है, रेशियो के अकॉर्डिंग भी एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, यदि इनका लेस है यानी एलसीएम 84 हो तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, और प्रश्न ने क्या दिया है, उनका एलसीएम दिया है। याद रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि दो नंबर्स का रेशियो आपको दिया जाएगा और उनके एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक ही वैल्यू दी जाएगी, चाहे वो एलसीएम और चाहे वो एचसीएफ हो, दोनों नहीं दी जाएगी। एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ भी हो सकता है। दो नंबर्स का रेशियो आपको दिया जाता है और उनके एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू दी जाती है, और वहां से आपको फाइंड करना पड़ता है कि वो दोनों नंबर क्या है। बहुत ही आसान है, दो मेथड बताता हूं। पहला मेथड सुनिए ध्यान से, दो मेथड बताता हूं यहाँ। पहला मेथड ध्यान से सुनिए, हम कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि जो क्वेश्चन ने रेशियो दे रखा है, जो अनुपात दे रखा है, आप उन अनुपातों को ही संख्याएं मान लो। मान लेते हैं कि यहाँ प्रश्न वाले ने संख्याएं जो दे रखी हैं, इन्हीं संख्याओं को हम अनुपातों को ही हम संख्याएं माने। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि पहली संख्या अनुपात है 3, तो 3x है। और दूसरी संख्या इसके पास अनुपात है 4, तो इसको हम 4x मान लेते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनको हम 3x और 4x मान लेते हैं। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, और क्वेश्चन ने दे रखा है इनका एलसीएम। जो जो चीजें गिवन है, जो बातें दे रखी है, उनको नोट करना है। तो इनका एलसीएम है 84। ऐसे प्रश्नों में जब रेशियो देकर आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक यूनिट गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, रेशियो को ही, अनुपातों को ही संख्याएं मानते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन ने दिया क्या है, एलसीएम दिया है कि एचसीएफ दिया है। अगर क्वेश्चन वाले ने एलसीएम दे रखा है तो आप भी अपनी संख्याओं का एलसीएम फाइंड करो। अगर क्वेश्चन ने एचसीएफ दे रखा है तो आप भी अपनी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करो। जो वैल्यू क्वेश्चन ने दी है वही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या दिया है, एलसीएम। तो हमने जो संख्याएं मान रखी हैं, हमारे अकॉर्डिंग 3x और 4x का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 और 4x का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12x। हमारे अकॉर्डिंग इनका एलसीएम कितना आएगा, 12x। क्वेश्चन तो कह रहा था एलसीएम 84 आएगा, लेकिन जैसे ही हमने अपने नंबर्स का एलसीएम निकाला, हमने अपनी संख्याओं का एलसीएम फाइंड किया, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 12x आया, 12x आया, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 84 आना चाहिए। इसका मतलब हमारे 12x का मान जो है वो इनके 84 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84/12 यानी 7। और जैसे ही x का मान आ गया तो अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जो अनुपात आपको दे रखे थे, जो संख्याएं आपने मान रखी थी, उनसे आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने कितनी मान रखी थी, 3x।
तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है तो 21। दूसरी संख्या, अगर प्रश्न वाला पूछे कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या हमने कितनी मान रखी थी 4x। 4x, x की वैल्यू 7 है तो वैल्यू पुट कर दो 28, तो वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 21 और 28 हो जाएंगे। एक मेथड तो इसका ये बनता है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले रेशो को ही हमें क्या मानना है, रेशो जो दे रखा है उसी को हम मानेंगे नंबर्स, संख्याएं, और जैसी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है अपने नंबर्स की वही वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को इक्वल में रखोगे, बराबर में रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, x की वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अब यहां देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछ लेता कि बताइए HCF क्या है, तो क्या आप बता सकते थे? अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला ये पूछ लेता, दोनों नंबर्स फाइंड न करके आपको ये पूछ लेता कि HCF बताइए, तो बहुत इजी है। अगर आपने दोनों नंबर फाइंड कर लिए तो इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर दो, बता दो। HCF तो निकालना आता ही आपको, दोनों संख्याएं आपके पास है, इनका में से निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए, HCF आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए HCF का एक्चुअल मीन्स क्या होता है। HCF का एक्चुअल मीन होता है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर को ही हम HCF कहते हैं। हमने जैसे ही वो दो नंबर्स यहां सपोज किए थे, हमने दो संख्याएं मानी थी 3x और 4x, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या होगी वही HCF होगा। अब इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, इसका मतलब इनका HCF x था। और हमने यहां जो x की वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू 7 आई है, तो x ही HCF है, यानी x की जो वैल्यू आई है वही HCF है। तो यहां जो x का मान आप ज्ञात करते हैं वो आपका में से होता है, HCF होता है। अगर संख्याएं पूछे तो आप x की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू पुट करते ही जो आंसर आएगा वो दोनों संख्याएं होगी। तो आप यहां अगर प्रश्न वाला संख्याएं पूछे तो x के मान का इन दोनों से गुणा करोगे, अगर सिर्फ HCF पूछे तो प्रश्न यहां तक ही करोगे, x की वैल्यू ही HCF होती है, ये याद रखना। अब हमें पता है कि हमने पहले x फाइंड किया और ये x एक्चुअल में क्या था, HCF था। ये क्या था, HCF था, और हमने HCF का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो हम चाहते तो यहाँ एक डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते, डायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते थे। और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, हम डायरेक्ट यहाँ HCF फाइंड कर लेते और अगर HCF आ जाता तो इस HCF का दोनों अनुपातों से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों रेशो से गुणा कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। अब डायरेक्ट HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए एलसीएम तो आपको गिवन होगा, दिया होगा, एलसीएम आपको दे रखा है, और अपॉन में क्या करोगे, जो रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, अनुपातों का एलसीएम निकाल लोगे, अनुपातों का एलसीएम निकालोगे। ऐसा करोगे तो भी आपके पास HCF आएगा। एलसीएम कितना दे रखा है, 84, और अनुपात क्या है, 3 और 4, इनका लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12। 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7। ये डायरेक्ट HCF आ गया। और अगर डायरेक्ट HCF आ जाता है तो हम HCF का अनुपातों से गुणा कर देते हैं तो वो संख्याएं आ जाती है। तो हम डायरेक्ट भी HCF फाइंड कर सकते हैं इस टाइप से। और डायरेक्ट HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम अपॉन एलसीएम जो आपको दे रखा है, और बटा में क्या करेंगे, जो रेशो दे रखा है उन रेशो का एलसीएम फाइंड करके लिखना है, जो अनुपात दे रखा है उन अनुपातों का हम एलसीएम निकाल के रखेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एलसीएम HCF से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्टली आजकल पूछे जा रहे हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 खेत जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 285 वर्ग मीटर है। इन तीनों खेतों में एक समान माप की फूलों की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 5 मीटर हो तो प्रत्येक क्यारी की अधिकतम चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हालांकि ऐसे प्रश्नों को देख के ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये क्वेश्चन एलसीएम HCF का है भी कि नहीं। अगर एलसीएम HCF का है तो वहां फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है कि HCF फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें नहीं पता चलता है कि यहाँ लेस से ज्ञात करना है कि में से ज्ञात करना है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपको इंडिकेटर
वर्ड्स मिलेंगे जो इंडिकेट कर रहे होंगे कि आपको एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ। और ये इंडिकेटर वर्ड जो होते हैं, सूचक शब्द जो होते हैं, ये सूचक शब्द आएंगे इसमें, और सूचक शब्द आपको सूचित करेंगे कि आपको पता क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है कि एचसीएफ। और ये इंडिकेटर वर्ड जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन से, इनकी परिभाषाओं से। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कम से कम, न्यूनतम, सबसे कम, छोटे से छोटा, सबसे छोटा, ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स यूज किए जाएं, ऐसे अगर शब्द यूज किए जाएं तो वहां एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए क्या लिखा जाएगा, कम से कम, कम से कम, सबसे कम, सबसे छोटा, छोटे से छोटा, न्यूनतम, ऐसे शब्द आए तो वहां एलसीएम फाइंड करना है। और अगर एचसीएफ फाइंड करना होता है तो ऐसे प्रश्नों में अधिकतम, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, सबसे अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे शब्द यूज होंगे। तो अधिकतम, अधिक से अधिक, ऐसे शब्द अगर कहीं आ जाए तो वहां हमेशा ही क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ फाइंड करना होता है, ये याद रखना। तो ये इंडिकेटर वर्ड्स हैं, और इंडिकेटर वर्ड्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें न्यूनतम, कम से कम, सबसे कम, छोटे से छोटा, सबसे छोटा, ऐसे शब्द आए तो वहाँ एलसीएम फाइंड करना है। और जिसमें शब्द आए बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, अधिक से अधिक, अधिकतम, तो वहाँ हमेशा एचसीएफ फाइंड करना है। अब गौर से देखिए प्रश्न को, मिनिमम या मैक्सिमम, दोनों में से कोई ना कोई वर्ड जरूर मिलेगा इंडिकेटर वर्ड। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या इंडिकेटर वर्ड आया है, मैक्सिमम। क्या आया है, मैक्सिमम। अधिकतम, अधिकतम शब्द आ गया तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि एचसीएफ का इंडिकेटर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो जो तीन संख्याएं दे रखी हैं, तीनों खेतों के क्षेत्रफलों की, एरियाज की, तो इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड करना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। तो इन तीनों नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, तीनों का अगर एचसीएफ फाइंड करना है, और एक बात हमेशा याद रखना, अगर किन्हीं नंबर्स का आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो और एचसीएफ में कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, ये याद रखना। जब भी एचसीएफ फाइंड करना होता है तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं हर बार आपको क्लास में कहता हूँ कि आप फैक्टर मेथड का यूज कीजिए, और ये मेथड बहुत जगह यूज होता है। इस एक को कंफर्म कर लो ताकि इस मेथड से आप सारी की सारी कैलकुलेशन कर सको। तो आप दिए गए नंबर्स के अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। 165, सबसे पहले 165 के फैक्टर कर लो। 165 के अगर फैक्टर करोगे तो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लास्ट में 5 बैठा है और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा ये, तो आंसर आएगा 33। 3 से डिवाइड कर दो 11, 11 से डिवाइड कर दो 1। इसमें फैक्टर बन गए 5 इंटू 3 इंटू 11। दूसरा नंबर हमारे पास सेकंड नंबर है 195। इसके अगर फैक्टर करोगे 195 के तो 5 से डिवाइड करो इसको भी, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, तो 3 और 9। 3 से डिवाइड कर दो 13, और 13 से डिवाइड कर दो 1, तो इसके फैक्टर बन गए 5 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड नंबर हमारे पास था 285। इसके अगर फैक्टर करोगे तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा ये। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। 3 से डिवाइड करोगे तो 19, और 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 को 19 से डिवाइड करोगे तो 1। तो फैक्टर क्या बन गए 5 इंटू 3 इंटू 19। अब हमें चाहिए इनका एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। इन तीनों के फैक्टर में जो कॉमन आया वो एचसीएफ है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन नंबर। और कॉमन इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 कॉमन आ गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 भी कॉमन आ गया। इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें 19 है, तो ये कॉमन नहीं आएंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 3, ये है एचसीएफ। और जैसे ही एचसीएफ आ गया तो हमारे पास प्रत्येक क्यारी का साइज आ गया। प्रश्न ने क्या कहा है, फूलों की क्यारियां बनानी है, और फूलों की क्यारियों में प्रत्येक क्यारी की लंबाई 5 मीटर है। बेड बनाने हैं हमें, और लेंथ आपको दे रखी है ईच बेड की 5 मीटर, तो हमें ब्रेथ बतानी है, चौड़ाई बतानी है। और ईच बेड जो है, प्रत्येक क्यारी जो है उसका साइज है एचसीएफ, और एचसीएफ हमारे पास आया 5 इंटू 3। और जैसे ही एचसीएफ आ गया, यानी प्रत्येक क्यारी का साइज आ गया, तो साइज है 5 गुणा 3 का। और बहुत अच्छे से जानते हो आप,
जब भी किसी चीज़ का हम साइज़ बताते हैं, जैसे प्लॉट का साइज़ बताया, हमने कहा कि हमारा प्लॉट है वो 20x50 का है, 20x50 का है। तो जब हम ऐसे दो यूनिट यूज करते हैं किसी के साइज़ में कि 20x50, तो उसका मतलब होता है एक अगर लेंथ है तो दूसरी उसकी ब्रेथ होगी, एक अगर लंबाई है तो दूसरी चौड़ाई होगी। मैं कहूँ कि मेरा ये होल 10x20 का है, तो इसका मतलब अगर 10x20 का है तो 10 एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। यहाँ प्रत्येक क्यारी 5x3 की है और 5x3 में से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। और क्वेश्चन ने क्या रखा है, लंबाई कितनी है, 5। तो अगर ये लंबाई है तो चौड़ाई कौन सी होगी, 3। तो यहाँ प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अगर ऐसे समझ में नहीं आती बात तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो HCF आया वो HCF आया 5x3 और 5 का 3 से गुणा करोगे तो 15। अब ये 15 क्या है, हमेशा याद रखना LCM और HCF में एक खास बात होती है, वो ये कि जैसी यूनिट आपको गिवन होती है उसी यूनिट में आंसर मिलता है। जैसी इकाइयां आपको दे रखी हैं, आप जब भी LCM HCF फाइंड करोगे तो वही इकाई आपको उत्तर में मिलेगी। अगर यहाँ पे मीटर दे रखा होता तो ये भी मीटर होता, अगर किलोमीटर दिया होता तो ये भी किलोमीटर होता, अगर लीटर होता तो ये भी लीटर होता, अगर मिनट होते तो ये भी मिनट होते, अगर सेकंड होते तो यहां भी सेकंड ही आता, अगर घंटे होते तो यहां भी घंटा ही होता। यानी जैसी इकाइयां प्रश्न वाला देगा आपका LCM HCF भी उसी यूनिट में आएगा, उसी इकाई में आएगा। अब प्रश्न ने यहाँ पे इकाइयां जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, क्षेत्रफलों की, एरिया की, और ये वर्ग मीटर में है। तो इसका मतलब आपके पास जो 15 आंसर आया है ये वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। वर्ग मीटर का मतलब है ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है, क्योंकि क्वेश्चन ने अगर क्षेत्रफल दिया है तो हमें भी आंसर में क्षेत्रफल ही मिलेगा। तो ये प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है। ईच बेड का एरिया है ये 15। और क्यारियां कैसी हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। तो क्यारियां कैसी है, आयताकार। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो आयताकार अगर क्यारी है तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्षेत्रफल मिल गया 15 और क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लंबाई क्वेश्चन ने दे रखी है 5, चौड़ाई हमें पता करनी है और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, 15। यहां से चौड़ाई पता करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को उधर भेज दो, ये 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ये प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई है, x की वैल्यू आ गई। हालांकि यहीं से आंसर पता चल जाता है। 5x3 की साइज की जो बेड है तो उसमें 5 और 3 दो अलग अलग हैं यूनिट्स, इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। और लेंथ क्वेश्चन ने गिवन है, क्वेश्चन ने दे रखी है 5 मीटर है, तो फिर चौड़ाई कितनी होगी, 3 मीटर। अगर यहाँ से पकड़ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है, तो आप इस टाइप से आप देख लोगे कि ये इनका एरिया है और एरिया बेड जो है, क्यारी जो है वो आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। लेंथ आपको गिवन है, एरिया आपके पास है, आप ब्रेथ फाइंड कर सकते हो, चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 4 घंटियां। देखो इसमें क्वेश्चन जो है बैल से रिलेटेड आ सकती हैं, रनर से रिलेटेड आ सकते हैं, खेत आ सकते हैं, दूध मापने वाले यंत्र आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 घंटियां हैं, 4 बैल हैं, ये हर 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। प्रश्न क्या है, 4 घंटियां हैं और ये हर 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड इनके अंतराल पे कैसे बजती हैं। प्रश्न कहना चाह रहा है कि पहली जो घंटी है वो ऐसी है कि हर 6 सेकंड के बाद बजती है। पहली बार बजी, 6 सेकंड के बाद फिर बजी, 6 सेकंड के बाद फिर बजी, 6 सेकंड के बाद फिर बजी। दूसरी जो घंटी है वो हर 8 सेकंड के बाद बजती है। पहली बार बजी, 8 सेकंड के बाद फिर बजी, 8 सेकंड के बाद फिर बजी, 8 सेकंड के बाद फिर बजी।
तीसरी घंटी है वो हर 10-10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। पहली बार बजेगी, 10 सेकंड के बाद फिर बजेगी, अगली 10 सेकंड के बाद फिर बजेगी। तीसरी घंटी हर 12-12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ऐसे चलती है ये। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर ये चारों घंटियां पहली बार दोपहर के 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, चारों की चारों घंटियां एक साथ में बजी हैं 12 बजे, तो अगली बार उन्हें ये कितने बजे एक साथ बजेंगी ये आपको बताना है। पहली बार ये 12 बजे एक साथ बज गई, अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी ये आपको बताना है। चलो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है। जब भी अंतराल से संबंधित प्रश्न आ जाए, इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, जहां इंटरवल की बात आए, अंतराल की बात आए, या रिपीटिशन की बात आए, दोहरान की बात आए, पुनरावृत्ति की बात आए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है जहां रिपीटिशन हो या इंटरवल हो, तो हमेशा याद रखना उस केस में एलसीएम फाइंड करते हैं। जब भी इंटरवल की बात आती है या रिपीटिशन की बात आती है, जब भी अंतरालों की बात आए या दोहराने की बात आए, रिपीट होने की बात आए, बार बार होने की बात आए, तो वहां हमेशा ही एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतराल की बात दे रखी है, रिपीटिशन की बात आ गई, ये इस अंतराल पे आपस में बजती हैं, और दूसरी बात घंटियां बार बार बज रही है, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन चल रहा है, और इस केस में एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सब का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर्स जो भी दिए गए हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है हमें। और ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है घंटियों से संबंधित आए, ये दौड़ने वाले धावक से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो यहाँ चारों घंटियाँ 6, 8, 10 और 12, तो हम 6, 8, 10 और 12 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड बताए हैं मैंने, आप फैक्टर मेथड से इनको कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट इनको कट करके इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लो, या डायरेक्ट ये देख लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप इनको फैक्टर मेथड से करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1, 1, 5 नहीं होगा, 1, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1, 1, 1, 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 3 से 15, 15 का 2 से 30, 30 का 2 से 60, 60 का 2 से 120, तो एलसीएम आ गया 120। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, वो ये कि जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जैसी यूनिट गिवन होती है, जैसी इकाई प्रश्न में दी होती है, उसी यूनिट में हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन ही यहाँ क्या दे रखे हैं? सेकंड, तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी किस में आया? सेकंड में। तो हमारा जो आंसर आया है, एलसीएम आया है, वो 120 सेकंड आया है। और 120 सेकंड का मीन्स क्या होता है? हम 120 सेकंड को क्या कह सकते हैं? हम 2 मिनट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 मिनट्स। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। इसका मतलब ये चारों घंटियां 2 मिनट के बाद में पुनः एक साथ बज जाएगी। अब अगर 2 मिनट के बाद में बजेगी तो अगली बार कितनी बजे बजेगी? पहली बार ये कितने बजे बजी थी? 12 बजे। अब की बार कितने बजे बजेगी? तो ये 12 बजकर 2 मिनट और 0 सेकंड पे एक साथ बजेगी। तो अगली बार कितने बजे बजेगी? 12 बजकर 2 मिनट 0 सेकंड पे, क्योंकि 2 मिनट के बाद में ये पुनः एक साथ बजेगी, और 2 मिनट के बाद में बजेगी तो 12 बजकर 2 मिनट और 0 सेकंड पे ये पुनः एक साथ बज जाएगी। ये ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। समय आपको बजा के भी बताना पड़ सकता है और समय डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, टाइम। अगर प्रश्न वाला डायरेक्ट ये कहे कि बताइए ये चारों घंटियां कितने टाइम के बाद में एक साथ बजेगी, तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे कि ये 2 मिनट के बाद में पुनः एक साथ बज जाएगी। अगर क्वेश्चन वाला ये कह दे कि नहीं, ये बताइए कि समय कितने बजे एक साथ बजेगी, तो 12 बजे पहली बार बजी थी, तो अब 2 मिनट के बाद में बजेगी, तो समय इस टाइप से आपको बजा के बताना पड़ सकता है। तो अगली बार ये 12 बज के 2 मिनट 0 सेकंड पे एक साथ बजेगी। क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए, आंसर को उसी हिसाब से देना है, उसी वे में आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वैसा का वैसा एक और प्रश्न है।
मैंने कहा था ऐसे प्रश्न जरूरी नहीं है कि बजने वाली घंटियों से संबंधित हो, ऐसे प्रश्न दौड़ने वाले धावक से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ रनर हैं और ये रनिंग कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी हो सकता है। अब भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 धावक हैं, एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि ये तीनों धावक क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में अपना एक एक चक्कर पूरा करते हैं तो ये तीनों धावक कितने समय के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। यहाँ भी रिपीटिशन है, यहाँ पर भी इंटरवल है। हर 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट के अंतराल पे ये एक एक चक्कर पूरा करते हैं। रिपीटिशन है, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, रिपीट हो रही हैं चीज़ें। तो इस केस में क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहाँ भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जो भी नंबर्स गिवन है उन सबका एलसीएम फाइंड कर दो। और नंबर्स क्या है यहाँ 10, 12 और 15। तो 10, 12 और 15। तो 10, 12 और 15 इनका एलसीएम फाइंड कर दीजिए। 2 से इनको डिवाइड करो तो 5, 6, 15 डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड कीजिए 5 नहीं होगा, 3 और 15 नहीं होगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए 5, 1, 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए 1, 1, 1। मल्टीप्लाई कर दो 15, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 30 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। आंसर आएगा 60। ये क्या थी मिनट्स, तो आंसर में भी क्या आया मिनट्स, 60 मिनट्स। और मिनट्स 60 मिनट्स को हम क्या कहते हैं 1 आवर, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो ये तीनों धावक कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे, तो 1 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। ये तीनों के तीनों जो रनर हैं वो इकट्ठे कब होंगे, तो ये 1 घंटे बाद में इकट्ठे होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में आया है क्वेश्चन तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन हम एक क्लास में पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अगर एक क्लास में पूरा रिवीजन नहीं भी हो पाया तो हम 2 अलग अलग क्लासें यूज़ कर लेंगे, 2 क्लासें लगा देंगे। आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा मैं यहाँ, चाहे वो 2 क्लासों में हो चाहे 3 में हो। अगला प्रश्न नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में कैलकुलेट के लिए आते हैं। और नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन एलसीएम एचसीएफ में कैसे की जाती है ये ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 8, 12 और 15 का भाग देने पर एक समान शेषफल बचे। हमें ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हमने 6, 8, 12 एंड 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 4 आना चाहिए, सेम रिमाइंडर आना चाहिए। चाहे 6 से डिवाइड कर दो किसी नंबर को, चाहे 8 से डिवाइड करो, चाहे 12 से डिवाइड करो, चाहे 15 से। प्रश्न कह रहा है कि एकमात्र ऐसी संख्या, और वो भी छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें अगर हम 6 का भाग दे दें तो भी 4 शेषफल बचे, 8 का भाग दे दें तो भी 4 बचे, 12 का भाग दे दें तो भी 4 बचे और 15 का भाग दे दें तो भी 4 बचे। यहां देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले ही समझा देता हूं। यहां 3 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है कि आपको एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछ ले, आपको ये कह दे कि भाज्य संख्या बताओ। इसी क्वेश्चन में आपको ये कह देता कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए इसी प्रश्न में वो आपको ये कह देता कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 8, 12, 15 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाए, तो इनसे भाज्य संख्या ज्ञात करो। तो एक तो यहाँ से भाज्य संख्या पूछी जाती है। दूसरी यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि भाग पूरा पूरा न जाए बल्कि शेषफल बच जाए और शेषफल भी एक समान बचे, सेम रिमाइंडर हो। तो दूसरी कंडीशन यहां बनती है कि आप रिमाइंडर बचा सकते हो और रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो समान शेषफल की कंडीशन आती है। समान शेषफल, एक समान शेषफल बचाने की कंडीशन आ सकती है, सेम रिमाइंडर की कंडीशन आ सकती है। और एक कंडीशन ये बनती है कि क्वेश्चन वाला इसी प्रश्न में आपको ये कह देता कि रिमाइंडर तो बचना चाहिए, शेषफल तो आना चाहिए, लेकिन समान नहीं, अलग अलग आना चाहिए। यानी संख्या ऐसी बताइए जिसमें अगर भाग दें 6 का तो शेषफल 2 बचे, 8 का भाग दें तो शेषफल 4 बचे, 12 का भाग दें तो शेषफल 8 बचे और 15 का भाग दें तो शेषफल 11 बचे। यानी अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर शेषफल अलग अलग आए। अगर हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी डिफरेंट आना चाहिए। अगर तीसरी कंडीशन ये बन सकती है। तो 3 कंडीशन है, एग्जैक्टली डिविजिबल की कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए और थर्ड कंडीशन है कि डिफरेंट रिमाइंडर आना चाहिए डिफरेंट नंबर से डिवाइड करने पर।
अलग अलग संख्याओं से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल बचना चाहिए, समान ना हो। यहाँ 3 कंडीशन बनती हैं, तीनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। अगर भाज्य संख्या पूछे, समान शेषफल पूछे या अलग अलग शेषफल पूछे, अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर शेषफल भी अलग अलग बचना चाहिए और अलग अलग शेषफल पूछे तो हम क्या करेंगे, 3 कंडीशन बनती हैं और तीनों में क्या करना है। अगर केवल भाज्य संख्या पूछे तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, ओनली एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम पता कर लीजिए, जो एलसीएम आएगा वही भाज्य संख्या होगी, डिविजिबल नंबर होगा, क्योंकि एलसीएम को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। एलसीएम का एक्चुअल मीन्स होता है कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर अगर एलसीएम होता है तो प्रश्न वाला अगर आपको कहे कि वह संख्या बताइए जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाज्य है, तो भाज्य संख्या पता करने के लिए हमें ओनली एलसीएम फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। तो भाज्य संख्या के केस में एलसीएम फाइंड कर दो। सेकेंड कंडीशन ये आती है कि एक समान शेषफल पूछे तो अगर एक समान शेषफल पूछे तो वहां भी एलसीएम से तो गुजरना ही पड़ेगा, एलसीएम तो फाइंड करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप एलसीएम फाइंड करोगे तो आप कहोगे सर ये तो भाज्य संख्या आ गई, हमें तो रिमाइंडर पता करना है, शेषफल बचाना है। तो एलसीएम आते ही आपके पास भाज्य संख्या आ जाएगी और भाज्य संख्या में उतना ही आप प्लस कर दोगे जितना आपको शेषफल बचाना है। अगर आपको शेषफल 2 बचाना है तो एलसीएम में 2 को प्लस कर दो, 3 बचाना है तो 3 को प्लस कर दो, 4 बचाना है तो 4 को प्लस कर दो। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछे तो ओनली एलसीएम। अगर सेम रिमाइंडर की केस आए तो उसमें एलसीएम फाइंड करके उसमें उतना ही ऐड कर दोगे जितना रिमाइंडर के लिए बोला है, जितना शेषफल बचाना है उतना ही जोड़ दो। और अगर अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचाने को कहे तो भी आपको एलसीएम तो फाइंड करना ही है, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर तो फाइंड करना ही है, भाज्य संख्या तो ज्ञात करनी है। और भाज्य संख्या ज्ञात करने के बाद इसमें से माइनस कर दोगे, लेकिन माइनस किसको करोगे, भाजक व शेषफल के अंतर को, भाजक व शेषफल के अंतर को। भाजक और शेषफल का अंतर, इसका मतलब क्या है, भाजक का मतलब है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और शेषफल जो रिमाइंडर है, उन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दोगे एलसीएम में से। और ध्यान रखना, जब डिफरेंट रिमाइंडर की बात आती है तो उसमें भाजक और शेषफल का जो अंतर रहेगा वो सेम रहेगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जितना रिमाइंडर बचा रहे हो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हर कंडीशन में सेम रहेगा। तो भाजक और शेषफल के अंतर को माइनस कर देना एलसीएम में से। ये 3 कंडीशन बनती हैं और तीनों अलग अलग कंडीशन है और मैंने तीनों की तीनों कंडीशन आपको यहाँ लिख के बता दी। अब इनमें से किसी भी कंडीशन पे क्वेश्चन आए, ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछे तो एलसीएम फाइंड करके छोड़ दो। अगर सेम रिमाइंडर पूछे तो एलसीएम फाइंड करो और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। अगर डिफरेंट रिमाइंडर का केस आता है तो उस कंडीशन में एलसीएम फाइंड करो और उसमें से भाजक और शेषफल के अंतर को, डिवाइडर और रिमाइंडर के डिफरेंस को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब चलते हैं इस प्रश्न पे। अब देखिए, तरीका मैंने बता दिया है, मेथड मैंने बता दिया है, फटाफट शुरू हो जाइए और क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दीजिए। क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम फाइंड कर दो। एलसीएम किसका, 6, 8, 12 और 15 का। तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए 6, 8, 12 और 15, इनका एलसीएम फाइंड करो। 2 से डिवाइड कीजिए 3, 4, 6, 15 नहीं होगा। 2 से डिवाइड कीजिए 3 नहीं होगा। 2, 3, 15 नहीं होगा। 2 से डिवाइड कीजिए 3 नहीं होगा। 1, 3 नहीं होगा, 15। 3 से डिवाइड कीजिए 3, 1, 1, 1 और 5। 5 से डिवाइड कीजिए 1, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 का 2 से 30, 30 का 2 से 60, 60 का 2 से 120। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 120। एक्चुअल में ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। अगर प्रश्न वाला कहता कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें इन चारों का भाग पूरा पूरा चला जाए, इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो नंबर 120 है। 120 में इन चारों का पूरा पूरा भाग जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है ये इन चारों से। लेकिन क्वेश्चन ने भाज्य संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि ऐसा नंबर बताइए जिसमें इन चारों का भाग देने पे एक समान शेषफल 4 बचे। तो एक समान शेषफल की कंडीशन में अभिष्ट संख्या
अभिष्ट संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो वह संख्या क्या होगी, तो एलसीएम के अंदर हम क्या कर देंगे, जितना रिमाइंडर हमें चाहिए उसको ऐड कर देंगे। रिमाइंडर चाहिए 4, तो 4 को इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 124। वो नंबर 124 है। 124 ऐसा नंबर है जिसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो भी 4 रिमाइंडर होगा, अगर 8 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा, और 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 होगा, और 15 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 ही होगा। चारों में से किसी से भी डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो है वो हर कंडीशन में सेम रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 124। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। साथ के साथ मैं पूरी बातें बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी बातें याद आ जाए जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो गुणनफल से संबंधित और एक बनती है योगफल से संबंधित। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, यहाँ गुणनफल की जगह, मल्टीप्लाई की जगह सम दिया होता है, यहाँ योगफल लिखा होता है। ध्यान रखना, 2 कंडीशन बनती है, योगफल के अकॉर्डिंग भी बनती है और गुणनफल के अकॉर्डिंग भी बनती है। दोनों अलग अलग कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन सेम होगा, लैंग्वेज सेम होगी, क्वेश्चन सेम होगा, बस फर्क होगा तो इस एक वर्ड का, एक शब्द का। यहाँ गुणनफल लिखा हो सकता है, यहाँ योगफल लिखा हो सकता है, एक ही वर्ड का फर्क होता है, बस ये ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, अगर गुणनफल लिखा है तो हम मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, अगर योगफल लिखा है तो हम सम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 नंबर्स हैं हमारे पास और उनका एचसीएफ है 6 और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 216 है। तो बताइए ऐसे नंबर्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं, यानी ऐसे कितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का एक से ज़्यादा आंसर निकलता है, इसलिए आंसर ने पूछ के आपको पेयर्स पूछे जाते हैं, ग्रुप पूछे जाते हैं, जोड़े पूछे जाते हैं कि ऐसी संख्याओं के जोड़े बताइए कितने बन सकते हैं। तो देखिए प्रश्न ने क्या कहा, एचसीएफ दे रखा है 6 और नंबर्स हैं 2, हमें पता नहीं है वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले इस एचसीएफ को साथ में रखते हुए उन दोनों नंबर्स को हम सपोज करते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो 6x है और सेकंड नंबर, दूसरी संख्या, सेकंड नंबर जो है वो 6y है। हमने दोनों नंबर्स को सपोज कर लिया, मान लिया कि पहली संख्या 6x है और सेकंड 6y है। अब आप कहोगे सर आज तक हमने जब भी क्वेश्चंस में कोई नंबर सपोज किया है, किसी संख्या को हमने माना है तो वहाँ डायरेक्ट x और y माना है, आप 6x और 6y क्यों मान रहे हो? तो सुनिए, क्वेश्चन ने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो भी 2 नंबर आएंगे उन दोनों का एलसीएम एचसीएफ 6 होना चाहिए, ये फिक्स कर रखा है क्वेश्चन ने। हमने जो भी 2 नंबर सपोज करने हैं वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उनका एचसीएफ 6 होना चाहिए। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर, यानी जो भी 2 नंबर हम मान के चलेंगे, 2 संख्याएं हम मान के चलेंगे, उसमें 6 कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों में 6 कॉमन होना चाहिए तो मैंने दोनों में 6 को कॉमन रख दिया, यानी एचसीएफ को 7 लेके मैंने नंबर सपोज किए, एचसीएफ को मैंने 7 रखते हुए संख्याएं मानी और इस टाइप से इन संख्याओं को हम 6x और 6y मान सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमेशा एचसीएफ फिक्स होता है, तो वहां एचसीएफ को 7 लेके चलना है। अब आगे की जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, प्रश्न वाले को फॉलो करना है। अगर प्रश्न वाला योगफल कहता है तो इन दोनों को जोड़ दो, अगर गुणनफल कहता है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। अब प्रश्न ने क्या कहा, दोनों का गुणनफल 216 होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x इंटू 6y बनता है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 216 होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 216 होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो 6x और 6y होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, x का y से करते हैं तो xy इक्वल्स टू 216। xy की वैल्यू फाइंड कर लो, xy की वैल्यू फाइंड करने के लिए 216 और ये 36 इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। $36 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6। xy की वैल्यू आ गई 6, xy यानी x और y का मल्टीप्लाई है वो 6 है, x और y का मल्टीप्लाई है वो 6 है। और हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि वो नंबर्स मिल जाए, लेकिन हमें नंबर्स फाइंड ही नहीं करने, हमें तो पेयर फाइंड करने, जोड़े बताने हैं कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो इसके बाद में आपको करना क्या है,
आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस 6 के ऐसे कितने टुकड़े बन सकते हैं जिनका गुणा तो 6 हो लेकिन उनमें कॉमन 1 हो, यानी HCF 1 हो। HCF 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि HCF को हमने पहले ही फिक्स कर दिया 6। अब इस एक से ज्यादा अगर HCF हम रखेंगे तो इनके साथ मल्टीप्लाई करते ही HCF बढ़ जाएगा, और हमें HCF फिक्स रखना है कि वो 6 ही होना चाहिए। इसलिए जब इसके अपने टुकड़े करेंगे तो वहां HCF 1 होना चाहिए। तो इस 6 के ऐसे टुकड़े करो, कितने टुकड़े बन सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 होता है परंतु उनमें कॉमन 1 रहेगा। तो इस 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे तो हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 होता है और दोनों में कॉमन भी कितना है? 1 है। और हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 होता है और दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो हमने इस 6 को कितने टुकड़ों में बांटा, इसके कितने पेयर बनाए, हमने कितने ग्रुप बनाए? तो हमारे पास 2 ग्रुप बनते हैं, एक 2 × 3 का, एक 6 × 1 का। तो ऐसे प्रश्न में हमें ओनली ग्रुप बताने हैं, यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ऐसे नंबर्स के कितने ग्रुप बनेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्रुप कितने बनेंगे, तो यहाँ हमारे पास ग्रुप कितने बने हैं? 2। तो ऐसे नंबर्स के 2 ग्रुप बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। अगर इसी प्रश्न में प्रश्न वाला आपको योगफल के आधार पे प्रश्न पूछ लेता, सपोज कीजिए, देखता हूं अगला प्रश्न योगफल के आधार पे है क्या? नहीं है। चलो योगफल के आधार पे मैं बता देता हूं। अगर इसी प्रश्न में प्रश्न वाला आपको ये कह देता, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला अगर आपको ये कह देता कि 2 संख्याओं का HCF 6 है और उनका योग जो है, योगफल, गुणनफल की जगह योगफल दे देता 216। अब इसको हम सॉल्व करते तो कैसे करते? प्रश्न ने दे दिया HCF 6 है, योगफल 216 है। पिछले वाले सवाल में हमने गुणनफल देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? HCF 6 है लेकिन गुणनफल मल्टीप्लाई, गुणनफल कितना है? 216। वो योगफल के आधार पे भी क्वेश्चन दे सकता है, वो गुणनफल के आधार पे भी दे सकता है। जब मल्टीप्लाई का केस आया तो हमने देखा, पहला नंबर हमने फर्स्ट नंबर क्या माना? फर्स्ट नंबर हमने माना 6x, सेकंड नंबर हमने क्या माना? 6y। HCF को साथ में रखे चले। और फिर क्वेश्चन ने अगर मल्टीप्लाई के लिए कहा है तो हम 6x और 6y का मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू 216 के इक्वल होना चाहिए। हमने देखा कि 36xy = 216 था और xy की जो वैल्यू आ गई वो 216/36 यानी 6 आ गया। और जैसे ही आंसर आ गया 6 तो हमने x × y की वैल्यू 6 देखी और इसके हमने टुकड़े किए और हमने ऐसे ग्रुप बनाए, ऐसे टुकड़े किए जिनका मल्टीप्लाई तो 6 होना चाहिए लेकिन कॉमन 1 आना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप कितने बने? 2 बने। तो आंसर आ गया 2 ग्रुप। आंसर कितना आ गया? 2 ग्रुप आ गया। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ 36 कर लेता हूं ताकि इजी रहे आपके लिए, है ना? सेम क्वेश्चन आ जाएंगे फिर। अब अगर ये सम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता, योगफल के आधार पे होता, तो हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी जगह योग करते, सम करते। कैसे? अब भी हमें क्या मानना है? HCF को साथ में रखते हुए नंबर मानने हैं, संख्याएं माननी है। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 36x है और सेकंड नंबर हमारे पास 36y है। HCF को साथ में रखना है, फिक्स करना है। प्रश्न ने क्या कहा? इन दोनों का योगफल, यानी सम की बात चल रही है तो हम भी इन दोनों का सम करेंगे। तो 6x + 36y = 216। दोनों में 36 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x + y = 216। 36 को उधर भेजेंगे तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216/36 और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। यहां हमारे पास देखिए x + y की वैल्यू आ गई 6, x + y की वैल्यू आ गई 6। जैसे ही x + y की वैल्यू आ गई 6 तो वैसे यहां पे भी आई थी, लेकिन यहां मल्टीप्लाई का केस था तो मल्टीप्लाई की वैल्यू आई थी। यहां सम का केस है, योग का केस है, तो हमारे पास योग में वैल्यू आई है, जोड़ में आई है, सम में आई है। यहां हमने 6 के टुकड़े किए, केस था मल्टीप्लाई का, तो हमने टुकड़े भी मल्टीप्लाई के रूप में किए, गुणा के रूप में। और यहां भी हमें इस 6 के टुकड़े करने हैं, लेकिन केस क्या है? प्लस का। तो हमें टुकड़े ऐसे करने हैं 6 के जिनका जोड़ 6 हो, सम 6 हो, लेकिन कॉमन 1 हो। अब ऐसे टुकड़े 1 और 5 हो सकते हैं। 5 और 1 को जोड़ें तो 6 बनते हैं, दोनों का सम 6 आता है और इनमें कॉमन भी क्या है? 1 है।
अगर हम यहाँ 2 और 4 की बात करें तो सम तो 6 है, लेकिन इनमें कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया, 2 कॉमन है इनमें। हमें कितना चाहिए, 1 कॉमन चाहिए, 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, तो हम इसको नहीं रख सकते। हम अगर यूं कहें कि हम 3 और 3 रख लें तो 3 और 3 का योग तो 6 होता है, लेकिन हमें कॉमन चाहिए था सिर्फ 1, और यहाँ तो कॉमन खुद कौन है, 3, तो हम इसको भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं चाहिए। अगर हम 4 और 2 का केस रखें तो 4 और 2 के केस में कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन। तो यहाँ ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे, सिर्फ 1 ही जोड़ा बनेगा जिनका योग तो 6 हो लेकिन कॉमन 1 हो। तो ऐसे जोड़े कितने बनेंगे, 1। तो ऐसा एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही पेयर बनेगा 1 और 5 के। तो सम की बात आए तो सम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, और अगर मल्टीप्लाई का केस आए तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस थे। अब फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था बार वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, और ये किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ प्रश्न है। बार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इन बार वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था, जब भी फ्रैक्शंस की बात आती है तो फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है, जब भी किसी नंबर को अदर नंबर से हम डिवाइड करते हैं और एग्जैक्टली डिविजिबल न हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। और हम मैक्सिमम कितने मेथड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मेथड से। और फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट कौन सी होती है, सिंपल फ्रैक्शन। और सिंपल फ्रैक्शन भी आगे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, और इम्प्रॉपर कौन सी होती है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश छोटा हर बड़ा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित भिन्न। तो साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, ये 2 टाइप की होती है। और सिंपल फ्रैक्शन होती क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, तो वो क्या होती है, सिंपल फ्रैक्शन होती है। इसमें p बाई क्यू 2 नंबर्स होते हैं। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। और ये साधारण भिन्न जो है सिंपल फ्रैक्शन है, ये 2 टाइप की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर यानी उचित भिन्न, जिनका अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर लेस देन ग्रेटर डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, जिनका अंश बड़ा हर छोटा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फर्स्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, और इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। अंश उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। उसके बाद डेसिमल, सेकंड टाइप की जो फ्रैक्शन होती है वो डेसिमल होती है, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, जितनी भी फ्रैक्शन पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। और यहाँ एक फैक्ट भी मैंने आपको बताया था, और वो फैक्ट ये है कि जितनी भी सिंपल फ्रैक्शन होती है, जितनी भी साधारण भिन्नें होती है, उन सबको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, दशमलव में चेंज कर सकते हो। परंतु सारे के सारे दशमलव वापस सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होते। सारी की सारी जो डेसिमल है उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और यहीं से रेशनल और इरेशनल नंबर निकलते हैं, यहीं से रेशनल और इरेशनल नंबर निकलते हैं। कैसे, ऐसी डेसिमल्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वापस साधारण भिन्न में बदला जा सके, वो तो रेशनल नंबर। और ऐसी डेसिमल जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, वापस साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सके, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर भी यहीं से निकलते हैं, अलग से डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डेसिमल होती हैं, दशमलव होती हैं, ये भी आगे कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। हिंदी मीडियम वाले शांत और अशांत को कई बार अवसानी और अनअवसानी लिखा होता है, ध्यान रखना। शांत जो होती है वो अवसानी होती है, और अशांत जो होती है वो अनअवसानी होती है। इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं ये सारी की सारी शांत दशमलव भिन्न होती है। शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिनमें डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाए कहीं ना कहीं जाके, वो होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसी भिन्नें जिनमें भाग की क्रिया पूर्ण हो जाए वो शांत दशमलव भिन्न होती है।
और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, अशांत कौन सी होती है, जिनमें भाग की क्रिया कभी पूर्ण ना हो, डिवाइडेशन कभी भी कंप्लीट ना हो, वो होती है अशांत दशमलव भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग होती है, शांत होती है, ये वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में चली जाती है। इसलिए ये सारी की सारी जो फ्रैक्शन होती हैं इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये भी आगे दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। अशांत जो होती है, अशांत भी आगे दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती अशांत। एक तो होती है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। अब ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है ना, आवर्ती अशांत, नाम से स्पष्ट है, रिपीटिशन चलता है इसमें, आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, दोहरान होता है, बार बार संख्याएं आती है। ऐसे दशमलव भिन्ने, ऐसे डेसिमल्स जिनके पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट को रिपीट किया जाए, बार बार एक जैसी संख्याएं आए, पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्याएं बार बार आती रहे, तो वो होती है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती अशांत। और ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, आवर्ती अशांत होती है, इनको वापस टर्मिनेट कर सकते हैं हम, वापस इनको शांत कर सकते हैं, क्योंकि ये अशांत है लेकिन इनमें रिपीटिशन चल रहा है, इस वजह से ये शांत हो जाती है। और इनको शांत करने के लिए हम यूज करते हैं बार का। किसका यूज करते हैं? बार का। जिन अंकों की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, जिनका रिपीटिशन होता है जिन डिजिट्स का, उन पे हम बार लगा देते हैं और बार लगाने से वो टर्मिनेट हो जाती हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना इजी रहता है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। इसका मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी सिंपल फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो ये भी रेशनल नंबर होगी। अब बची नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब है जिसमें दशमलव के बाद में संख्याएं बार बार ना आए, बल्कि बदल बदल के आए, डेसिमल के बाद में रिपीटिशन ना हो, डिफरेंट नंबर्स आए, डिफरेंट डिजिट्स यूज हो, तो वो क्या होती है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न होती है। इनको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, इनको शांत नहीं कर सकते। और अगर ये टर्मिनेट नहीं होगी, शांत नहीं होगी, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं जाएगी, सिंपल फ्रैक्शन नहीं बनेगी, साधारण भिन्न में बदलेगी नहीं। और अगर ये साधारण भिन्न में नहीं बदलेगी तो ये क्या होगी? ये होगी इर्रेशनल नंबर। ये क्या होगी? इर्रेशनल नंबर। और आपको ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो ऐसी डेसिमल जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सके वो रेशनल होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके वो इर्रेशनल होते हैं। और ओनली एक ही फ्रैक्शन ऐसी होती है जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इसका पंजाब पुलिस में एक प्रश्न भी आया था। प्रश्न क्या आया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस इज कॉल्ड, यानी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे इंटीजर्स, पूर्णांक कहते हैं, दूसरा ऑप्शन था नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन था रेशनल नंबर और चौथा ऑप्शन था इर्रेशनल नंबर। तो हमें पता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट नहीं होती, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं जाती, इसलिए इसको वापस साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता, और जिनको साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर था इर्रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है उसमें उसको टर्मिनेट करने के लिए हम बार का यूज करते हैं, और अगर बार का यूज करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाती है, और टर्मिनेट हो जाती है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बदला जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको ये बार वाला नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, या आपको कहा जाएगा कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या आपको ये पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। एक ही बात होती है, चाहे इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कह दे, साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह दे, चाहे पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए कह दे, चाहे इसकी वैल्यू पूछ ले, एक ही बात होती है। तो इसका मान ज्ञात करो, एक ही बात होती है, आपको इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आज के लिए इतना आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप सॉल्व करके लाओगे, और अगली क्लास में मैं आपको सारे के सारे चैप्टर रिवीजन में करवा दूंगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्लास अच्छी रही होगी, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास रही होगी। अगर किसी को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।